तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलू को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोफी किंगस्टन के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के बारे में, हिस्ट्री के सबसे बड़े रिकॉर्ड के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे रॉक और उनके ड्रग्स लेने से कैसे द रॉक अपनी यंग एज में बहुत तगड़े ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आजकल शील्ड ब्रदर्स एक दूसरे से मिलते हैं या फिर नहीं, पूरा किस्सा बताया सेथ रॉलिंस ने, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे इंडिया में होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के बारे में, पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया के शो के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो होने वाला है इंडिया में, जिसकी डेट मैं आपको बता चुका हूं। कुछ मैंने सिटीज के नाम बताए थे आपको जिसमें कि ये शोज हो सकते हैं, और अब कंफर्मेशन भी आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो स्मैकडाउन ब्रांड का इवेंट होने वाला है इंडिया में, उसका जो वेन्यू है वो है हैदराबाद, और स्टेडियम है जीएमसी बाल योगी कॉम्प्लेक्स, इंडोर कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। और इस पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी है 5000, लेकिन अभी भी कोई भी टिकट्स की जो अनाउंसमेंट है या फिर सेल है वो स्टार्ट नहीं की गई है। एंड आई होप कि हफ्ते के अंदर ये सारी टिकट्स की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5000 की कैपेसिटी मुझे तो सीरियसली कम लग रही है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या 5000 टिकट बिकने में इतनी मुश्किल आने वाली है या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से, एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और मैक्सिमम वे में बता रहा हूँ, तो 15000 का स्टेडियम जरूर होना चाहिए। और टिकट थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। पिछली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गलती करी थी कि टिकट्स को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया था। और पिछली बार की एक टिकट की प्राइस बताऊं आपको, मिनिमम वो थी 1700 रुपए। और पिछली बार के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार टिकट सेलिंग को ओपन करने में काफी देर भी कर दी है। पिछली बार भी सेम डेज कोई शो था, 15-16 जनवरी के आसपास का ही शो था, और उस दौरान टिकट सेलिंग स्टार्ट हो गई थी 7 नवंबर को। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रोमन रेंस को अनाउंस कर दे पहले ही इंडिया शो के लिए, तो आराम से टिकट बिक जाएंगी। बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है रोमन रेंस की इंडिया में, तो आराम से टिकट्स बिक जाएंगी, आराम से रोमन रेंस को देखने लोग आ जाएंगे, और मैं भी शायद जाऊं। और इस डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया से जुड़ी हुई और भी कोई अपडेट आएगी, इस शो के बारे में कोई भी अपडेट आएगी, तो मैं अपने चैनल पे आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना और घंटी जरूर दबा के जाना। और अब चलते हैं आगे, विलियम रीगल के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विलियम रीगल के साथ पूरा क्या सीन चल रहा है, फुल स्टोरी ऑफ विलियम रीगल, कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए और कैसे अब वो वापस आने वाले हैं। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे देखो, समझ लो पूरी स्टोरी को, बैक स्टोरी को। और अब बताता हूँ मेन बात। तो विलियम रीगल अपने कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशंस कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, नेगोशिएशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ये बात मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और वो डिस्कशंस इस बात पे हैं कि फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बैक स्टेज रोल में ही रखेगी। यानी कि जो हम बातें पहले सुन रहे थे कि शायद वो रॉ के जनरल मैनेजर बनेंगे या फिर स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर बनेंगे, जैसा वो एनएक्सटी में करते थे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए 2023 की स्टार्टिंग से लेकर आगे तक वो बैक स्टेज रोल में ही नजर आएंगे। वैसे क्रिएटिविटी बताऊं, अगर विलियम रीगल अपनी खुद की एक पूरी फैक्शन लेके आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी सुपरस्टार उसमें ऐड हो जाए, लेकिन अगर आप क्रिएटिवली सोचो तो तगड़ी फैक्शन लेके अगर वो वापस आ जाए तो शायद बढ़िया हो सकता है यंग सुपरस्टार्स के लिए। और एग्जांपल के लिए आप रेट्रिब्यूशन का हाल देख लो, बहुत अच्छा डेब्यू हुआ था उनका, लेकिन बाद में सब बेड़ा गर्क होते हुए चला गया। उनको एक अच्छे कोच की या फिर मैनेजर की, या फिर जिसे हम वाइस मैन कहते हैं ना, पॉल हेमन को, वैसे किसी चीज की जरूरत है। और विलियम रीगल ऐसी फैक्शन को बहुत अच्छे से संभाल भी सकते हैं। और वैसे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को मुझे एज अ क्रिएटिव हेड या फिर एज अ राइटर रख लेना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे बताना जरूर। तो अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं कोफी किंगस्टन के बारे में और न्यू डे के बारे में। तो कल हुए एनएक्सटी के एपिसोड में आए थे कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स, और उन्होंने टैग टीम चैंपियन, एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन प्रीटी डेडली नाम की टीम है, उनको कर दिया चैलेंज। और अब एनएक्सटी डेडलाइन पेपर व्यू के लिए इन दोनों टीम्स का मैच यहाँ से ऑफिशियल हो चुका है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी बना देंगे कोफी किंगस्टन। तो अगर इस पेपर व्यू में कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स एनएक्सटी चैंपियन बन जाते हैं, तो कोफी किंगस्टन के नाम 15 रेन हो जाएंगे टैग टीम चैंपियनशिप के। और फिलहाल का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि कोफी किंगस्टन और एज के नाम 14 टाइम टैग टीम चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है। और अगर कोफी किंगस्टन जीत जाते हैं एनएक्सटी चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, तो उनका रेन चला जाएगा 15 टाइम का। और ये रेन डब्ल्यूडब्ल्यूई की टोटल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन जाएगा, यानी कोफी किंगस्टन 15 टाइम टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे। और आपको पता है कि कोफी किंगस्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी बन चुके हैं, और वो 7 टाइम मिडगार्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। यूएस चैंपियनशिप और आईसी चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि मेन रोस्टर से जाके पहले भी किसी ने चैंपियनशिप नहीं जीती एनएक्सटी में। फिन बैलर और डॉल्फ जिगलर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, और मॉडर्न एरा के एग्जांपल है। तो देखते हैं एनएक्सटी डेडलाइन में आगे क्या होता है, क्या ये रिकॉर्ड बनता है या फिर नहीं। और अब बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में, और शायद एक नया मेंबर ज्वाइन करने वाला है ब्लड लाइन को। तो मामला बताता हूँ आपको, पूरा सीन समझाता हूँ। तो उमागा के सन यानी कि जिला फाटू बिल्कुल नए नए यंग सुपरस्टार हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया बुकर टी की रेसलिंग स्कूल को, जिसका नाम है रियलिटी ऑफ रेसलिंग। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि उमागा या फिर उनके सन दोनों ही समोन डायनेस्टी से आते हैं। और जिनको उमागा के सन का नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, मतलब जिला फाटू,
तो उमागा का नाम असली बताता हूँ आपको, एडवर्ड स्मिथ फाटू। और मैं क्यों कह रहा था कि ये ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हो। सबसे पहले उसोस की ट्वीट आपको दिखाता हूँ, और उसोस ने सिंपली लिखा हुआ है ही इज अप नेक्स्ट। और इसके अलावा रकीशी का ट्वीट आप देख सकते हो, उन्होंने भी लिखा हुआ है अनदर। और वो जो कैच फ्रेज है वी द वन वाला, उन्होंने वो इमोजी का भी यूज किया है। तो ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जीला फाटू, और ये बहुत बड़ी स्टेबल भी बन सकती है ब्लड लाइन, क्योंकि ये पॉसिबल है। यंग सुपरस्टार जो कि समॉन डायनेस्टी से आते हैं वो आसानी से ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्जांपल हमारे सामने है सोलो सिकुआ। तो हम बहुत जल्दी देखेंगे जीला फाटू को ब्लड लाइन में। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि उनके करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं एक और समॉन मेंबर के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, यानी द रॉक के बारे में। और द रॉक ने अपना एक किस्सा बताया था बिल्कुल अपनी टीन एज का, यानी लगभग जब वो 18 या 19 साल के हुआ करते थे। और द रॉक ने बताया कि उस एज में उन्होंने एक बार स्टेरॉइड्स ट्राई करी थी, उनके फ्रेंड्स ने और उन्होंने मिलके। और रॉक ने ये भी बताया कि उस समय हमें नहीं पता था कि स्टेरॉइड्स क्या होती हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा था रॉक का, जो उनके ड्रग्स लेने से या फिर स्टेरॉइड्स लेने से जुड़ा हुआ है। तो जिनको नहीं पता कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो सुपरस्टार या फिर जो रेसलर्स होते हैं वो अपनी फिजिक को गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का यूज करते हैं, और उनको कहते हैं स्टेरॉइड्स। और इनको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है प्रमोशंस में या फिर यूएफसी में, वैसे आपको बता दूं बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो स्टेरॉइड्स लिया करते थे। और वैसे मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड एरा की या फिर उससे पहले की, तो उस दौरान मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। आप बहुत ही सॉफ्ट रूल्स कह सकते हो उस टाइम के लिए, लेकिन आजकल काफ़ी हार्ड रूल हैं इसको लेके। लेकिन रॉक के केस में उन्होंने काफ़ी जल्दी अपने आप को संभाल लिया, और लगातार वो हार्ड वर्क करते रहे अपनी फिजिक को लेके, और आज वो यहाँ पे हैं जहाँ पे उनकी जैसी फिजिक मेरे ख्याल ही किसी के पास होगी, किसी भी हॉलीवुड एक्टर के पास होगी। और स्टेरॉइड्स को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी उमागा की बात कर रहा था ना, तो जब उनकी डेथ हुई थी 2009 में, तो उस दौरान उनको जब डेथ हो गई थी पोस्टमार्टम या फिर एग्जामिन किया गया डॉक्टर द्वारा, तो उनके पेट में स्टेरॉइड्स मिले थे, और स्टेरॉइड्स के ओवरडोज से ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। इवन एडी गुरेरो को भी हार्ट फेल हुआ था, और उसका जो मेन रीजन था वो स्टेरॉइड्स ही थे। तो ये बहुत ही बुरे किस्से हैं स्टेरॉइड्स से जुड़े हुए। अब सुपरस्टार यूज करते भी हैं, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। और वैसे भी अमेरिका में थोड़ा सा ड्रग्स कल्चर ज्यादा भी है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ओलंपिक लेवल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ड्रग्स को लेके, वो अप्लाई किए जाते हैं प्रमोशंस में। तो ये पूरा सीन है स्टेरॉइड्स का, और द रॉक का किस्सा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं शील्ड के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि शील्ड ब्रदर्स आपस में मिलते जुलते होंगे, पार्टी शार्टी करते होंगे या फिर ऐसा कुछ? तो इसका किस्सा बताया सेथ रॉलिंस ने, और सेथ रॉलिंस ने ये बताया कि जितना हम पहले क्लोज हुआ करते थे आज की डेट में नहीं है, और हम तीनों अलग अलग थिंग्स कर रहे हैं, तो कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल पाता। और मैं और रोमन ओकेजनली कभी कभी मिल लेते हैं, जब कोई पेपर व्यू होता है या फिर जिस पेपर व्यू में रोमन होता है, तो हमारी मुलाकात हो जाती है। और मैंने और रोमन ने जॉन मॉक्सली को तब से नहीं देखा जब से वो WWE से गया था। तो ये किस्सा बताया सेथ रॉलिंस ने कि शील्ड ब्रदर्स आजकल कहाँ पे हैं और एक दूसरे से मिल पाते हैं या फिर नहीं। तो जिनको लगता है कि शील्ड ब्रदर्स आपस में मिलते जुलते होंगे, पार्टी शार्टी करते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, सब अपने अपने शेड्यूल्स में बिजी हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।